Hey everyone, this is Azra Sheikh and आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 5 दैट इज ग्रेविटेशन वर्क एनर्जी एंड पावर ऑफ EMRS syllabus EMRS TGT science. As you people know that we are preparing for tier 2 TGT science EMRS which will be conducted in 2026 most probably in March 2026 right. So आज का चैप्टर में ग्रेविटेशन में जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो हम यहाँ पर कवर करेंगे. वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट अ वेरी वेरी हैप्पी रमजान टू ऑल ऑफ यू पीपल. सो आज अब स्टार्ट करते हैं विद ग्रेविटेशन. क्या होता है ग्रेविटेशन? इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. देखिए एग्जाम में आपको पता है कि 40 एमसीक्यूज आने वाले हैं, ठीक है, एंड 15 आपके पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं. एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपका 4 मार्क का होगा, तो टोटल 60 मार्क का आपको यहाँ पर सोल्व करना है. 40 एमसीक्यूज होंगे. सारा का सारा सिलेबस हम यहाँ पर कवर करेंगे. ऑलरेडी 4 चैप्टर में EMRS की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है. टोटल 27 चैप्टर्स हो रहे हैं, जहाँ पर 4 हमने कवर कर लिए. आज 5th चैप्टर करेंगे. इसी तरीके से विद इन 1 मंथ इंशाल्लाह बिफोर ईद हम इसको कवर कर देंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ग्रेविटेशन क्या होता है? अभी आपने पढ़ा, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. किसके बीच में? किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में. कोई भी दो बॉडीज होंगी इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, कोई भी दो ऑब्जेक्ट होंगी, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, ठीक है. द अर्थ अट्रैक्ट्स और पुल्स. अर्थ भी अट्रैक्ट करती है, पुल करती है, मतलब खींचती है चीजों को अपनी तरफ. जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं अर्थ के आसपास, उन सब को अर्थ अपनी तरफ खींचती है अपनी सरफेस पर, टुवर्ड्स इट्स सेंटर, अपने सेंटर की तरफ. तो ग्रेविटेशन क्या हुआ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज. अर्थ के ऊपर भी जो बॉडीज होती है ना, ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, वट, वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है. नाउ इसी को आप ग्रेविटेशन कहते हो. एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है. अभी आपको देखना है कि इनका अट्रैक्शन होता कैसे है और कितना उसका लेवल है, कितना मैग्नीट्यूड है अट्रैक्शन का, जिसकी वजह से चीज़ें अर्थ के ऊपर अट्रैक्ट हो रही हैं और एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं हो पा रही हैं. उसको अभी हम समझेंगे डिटेल में, लेकिन आपको डेफिनेशन ज़रूर याद रखनी है. और हाँ, इंपॉर्टेंट बात, सेंटर से, टू फ्रॉम द सेंटर. अगर ये अर्थ है तो सेंटर से यहाँ से आपका ग्रेविटेशन लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स. तो हर एक ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स के अंदर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है. क्या एग्जाम्पल है हमारे पास? जैसे कि एप्पल फॉलिंग एग्जाम्पल आपको पता है न्यूटन के केस का. मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. अब यहाँ पर हमारी अर्थ है, अर्थ की जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट दैट इज मून. मून भी अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है. क्यों रिवॉल्व कर रहा है? क्योंकि अर्थ ने और मून ने अपने अपने सेंटर से इन दोनों को एक फोर्स के जरिए जुड़े हुए हैं, एक अट्रैक्शन के जरिए जुड़े हुए. क्या है वो अट्रैक्शन? दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स. यही वो अट्रैक्शन है जिसकी वजह से वो आपस में जुड़े हुए हैं और वो एक पाथ के अंदर यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, राइट. नेक्स्ट आते हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ, आप 8 प्लैनेट्स मान के चलते हो, वो चारों तरफ, उसका सीक्वेंस अलग है, इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं. वो भी किस वजह से? ग्रेविटेशन फोर्स. क्योंकि सन के सेंटर से उन प्लैनेट के सेंटर के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से वो एक कंप्लीट पाथ में रिवॉल्व कर पा रहे हैं. तो समझ में आया ग्रेविटेशन क्या है. नाउ अब इसका एक लॉ है, यूनिवर्सल. का मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी जाकर लगाओगे तो ये लॉ काम करेगा. ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ. Universal law of gravitation was given by Isaac Newton in 1687. हर एक पार्टिकल यूनिवर्स के अंदर अट्रैक्ट कर रहा है अदर पार्टिकल को विद अ फोर्स, एक फोर्स के साथ. दैट इज, वो फोर्स जो है उसको मैं अगर F कहूँ तो वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दोनों प्रोडक्ट की, उन दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं उनके मासेस के प्रोडक्ट की. प्रोडक्ट आपको पता है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर मैंने कर दिया M1 M2. जैसे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है. इन दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर की तरफ जाओ, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, अभी डिस्टेंस के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मास देख लेते हैं. अगर इन ऑब्जेक्ट का मास M1 एंड M2 है तो फोर्स कितना होगा? कितना ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है? दैट इज F. और कितना F? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2. नेक्स्ट बात करेंगे, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. कितना? उसके बीच की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर के, ठीक है, स्क्वायर के. यहाँ पर स्क्वायर नहीं था, यहाँ पर दोनों बॉडी के मास को हमने मल्टीप्लिकेशन किया है. और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको अगर आप r कहो तो इस r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो फाइनली हम कह सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर. ओके. अब आपको पता है कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है. ओके. और यहाँ कांस्टेंट आने वाला है g. दैट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. F इज इक्वल टू G M1 M2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर. तो बेटा ये जो g यहाँ पर आप लोग के सामने है ना, यही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट। सो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एक ऑब्जेक्ट है m1 और दूसरी ऑब्जेक्ट है m2, इसका मास दिया गया बेसिकली। इनके सेंटर से हमने डिस्टेंस ले ली है, देखिए सेंटर से ले नहीं, ध्यान रखना। और इसको आप कह रहे हो f, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, दैट इज f। और यहाँ पर डिस्टेंस r दे दी है, यहाँ से यहाँ तक की ही डिस्टेंस हम लेंगे। तो f इज इक्वल टू हो गया g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जी यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है। फिर मास हो गया m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, वही सेम चीजें हैं। वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, इसाक न्यूटन साहब ने ये दिया था। इन्होंने कहा था कि हर एक ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स के अंदर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है किसी एक फोर्स से। ठीक है, और वो फोर्स जो है वो उन ऑब्जेक्ट के मासेस का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वही फोर्स उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर कि ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है नेचर में। ये एक्ट करता है सेंटर से सेंटर तक, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज। ये वीकेस्ट फोर्स है, लेकिन ये ओवर द लार्ज डिस्टेंस, बड़ी बड़ी डिस्टेंस पे ये लगता है। डज नॉट डिपेंड, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। सॉलिड लिक्विड गैसेस ऐसा कुछ इसका डिटरमाइन नहीं है कि अलग अलग होगा, जैसे आपने साउंड के केस में पढ़ा था कि सॉलिड में ज़्यादा तेज स्पीड होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इस पर डिपेंड ही नहीं करता मीडियम पर, ये सब जगह इक्वल होता है। नाउ हाँ, मास पर डिपेंड करता है। अगर आप देखें मास पे बॉडी के, क्योंकि अभी हम देखने वाले हैं, मास पर डिपेंड करता है और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इस लॉ से हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, इससे हमें क्या फायदा हुआ? इससे हमने ये देखा कि सन के चारों तरफ जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे थे, वो एक फिक्स्ड पाथ में कैसे रिवॉल्व कर पा रहे थे। तो इस लॉ ने ये एक्सप्लेन किया। इस लॉ के जरिए हमने ये एक्सप्लेन किया कि अर्थ के चारों तरफ भी तो उसकी नेचुरल सैटेलाइट जो कि मून है, वो भी तो रिवॉल्व कर रहा है ना फिक्स्ड पाथ में। तो वो भी हमने लोग इसी लॉ की मदद से पहचान पाए। फिर फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट आती है वो अर्थ पर गिर क्यों जाती है, ऊपर फेंकेंगे फिर भी नीचे आ जाती है। ये भी हमने इसी की मदद से समझा। ओशन में जो टाइड्स होती हैं ड्यू टू द मून एंड द सन, वो भी आपने समझा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। अगर दो मासेस हैं 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम के, और वो 1 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो आपको एफ फाइंड करना है। सो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर आप जी की वैल्यू रखेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास 1 है 2 किलोग्राम, मास अच्छा यूनिट आपको किलोग्राम में लेनी है, सारे यहाँ पर आपको एसआई यूनिट लेनी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अंदर आती है। फिर आ जाएगा 3 किलोग्राम डिवाइडेड बाई 1 मीटर, 1 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो 2 3 6, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, और यहाँ पर फोर्स की वैल्यू आपकी न्यूटन में आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट आते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हु गेव द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, किसने दिया है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? ऑफ कोर्स न्यूटन साहब ने, इसाक न्यूटन। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है नेचर में। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है? देखिए मास ओनली, मास पर, डिस्टेंस ओनली, ओनली नहीं, बोथ मास एंड डिस्टेंस। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर आते हैं यहाँ पर, इफ डिस्टेंस इज डबल ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम, अगर डिस्टेंस आपने डबल कर दी तो कितना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स? तो आपको पता है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर आप R को डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर देख लेते हैं 2 R का स्क्वायर, तो ये 4 टाइम्स आ जाएगा फाइनली 1/4 R स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/4 का फैक्टर हुआ, 1/4 का फैक्टर मतलब 1/4। तो ये सी ऑप्शन होगा। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स न्यूटन है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ ग्रेविटी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। सो यहाँ पर बेसिकली हमें ग्रेविटी के बारे में पढ़ना है, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हमने ऑलरेडी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा, जहाँ पर हमने देखा कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन लगाती हैं। ठीक है, अट्रैक्शन होता है वहाँ पर। यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के ऊपर है, अर्थ उसको अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो बेसिकली ग्रेविटी को आप डिफाइन करेंगे, ग्रेविटी इज अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, ग्रेविटी क्या होता है आपका? अट्रैक्शन फोर्स होता है बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट, जिसके जरिए अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है टूवर्ड्स इट्स सेंटर, अपने सेंटर की तरफ। राइट, सो यहाँ पर बेसिकली ये भी ना आपका टूवर्ड्स इस सेंटर को कंप्लीट लिख लीजिए। ये भी आपका एक पेक्युलर फॉर्म है ग्रेविटेशन की, जो हम पहले पढ़कर आए उसी की पेक्युलर फॉर्म है। क्या होता है यहाँ पर कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो आपने उसको थ्रो किया, आपने ऊपर की तरफ डाला, वापस से वो नीचे आके ड्रॉप होती है, फ्रीली ड्रॉप होती है। तो जब वो फॉल हो रही है अर्थ की तरफ टूवर्ड्स द अर्थ, वो फॉल होती है वहां पर किसकी वजह से फॉल हो रही है?
है वो ग्रेविटी की वजह से फॉल होती है, ठीक है। ग्रेविटी, ये जो फॉल होने की रेट है ये तो बढ़ती रहती है कॉन्टिन्यूसली। स्टार्टिंग में तो उस ऑब्जेक्ट की जो ग्रेविटी जो स्पीड होगी, इनिशियल स्पीड वो जीरो होती है, लेकिन वो बढ़ती रहती है, स्पीड बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती है किसकी वजह से, क्योंकि वहां पर एक एक्सलेरेशन भी तो होता है। आपको पता है वेलोसिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं मोशन वाले चैप्टर में कि यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सलेरेशन बढ़ रहा है। तो एक्सलेरेशन की वजह से, इसी को आप कह रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एक्सलेरेशन। तो एक्सलेरेशन के प्रोडक्शन की वजह से उसकी जो स्पीड है वो बढ़ती है, कॉन्टिन्यूसली उसकी रेट बढ़ती रहती है जब वो अर्थ की तरफ फॉल होती है। इसी बढ़ते हुए प्रोडक्शन ऑफ एक्सलेरेशन को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन। इसी को आप ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन कहते हो और इसी को आप रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल जी से। तो यहाँ पर स्मॉल जी और कैपिटल जी में कंफ्यूज नहीं होना, स्मॉल जी आपका ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन है। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको यहाँ पर देख लेते हैं। आप एक काम कर लीजिए, साथ में एक ये फॉर्मूला लिख लीजिए, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रहेगा कि जो कैपिटल जी है और स्मॉल जी में ये रिलेशन होता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अच्छा, इसको देख लीजिएगा, ये ग्रेविटेशन के बारे में ही दिया हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू एम जी, ये तो आपको पहले ही पता है। कुछ की पॉइंट्स है यहाँ पर कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब फॉल करती है टुवर्ड्स द अर्थ तो वो किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन की वजह से। अर्थ अट्रैक्ट करती है हर एक ऑब्जेक्ट को, वही सेम बात है यहाँ पर। एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस हो रहा है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट पर ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी, उसी को आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह रहे हैं, ये सेम पॉइंट है, ठीक है। इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। वैल्यू ऑफ जी की जो नियर द अर्थ सरफेस होती है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं, द फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास ड्यू टू ग्रेविटी एफ इज इक्वल टू एम जी। अभी हमने देखा, यहाँ पर आपको पता है मास होता है, ग्रेविटी। अच्छा, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा, वेट अलग होता है, ठीक है, मास अलग होता है। मास में क्या है कि मास आपका हर एक प्लैनेट पर कहीं पर भी है, आपका मास का मतलब क्या है, आपके आपकी बॉडी में जो कंटेंट है, ठीक है जो भी चीज़ है उसका उसका एक्चुअल मास वो कितनी है, उसको आप मास कहते हो। लेकिन वेट क्या होता है, वेट डिफाइन करता है, ये डिपेंड करता है आपके कि आप किस प्लैनेट के ऊपर हो। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब सॉरी, वेट को आप कह सकते हो, वेट आपका मास नहीं होता, मास की हम जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन मास आपका एग्जैक्ट वही मास होता है जो आपकी बॉडी के अंदर, जैसे हमने इनर्शिया में पढ़ा था ना कि ज़्यादा मास ज़्यादा इनर्शिया, तो ये वही सेम चीज़ है, ये कभी नहीं बदलता मास आपका, ठीक है। तो वेट और मास में कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होती है एज वी मूव अबव द अर्थ सरफेस। जब हम अर्थ सरफेस में अबव मतलब ऊपर की तरफ, उसका जो एल्टीट्यूड है वो हाई होता है तो वहाँ पर जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। आपने वो गोल्ड वाला केस अक्सर पढ़ा होगा ना, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि अगर आप ये अर्थ है आपकी, आप यहाँ से, अर्थ थोड़ी सी इस तरह से होती है, मतलब ये वाली शेप होती है अर्थ की, एलिप्सॉइड शेप इसको कहते हैं। तो आपने यहाँ से इस वाली जगह से गोल्ड वगैरह खरीदा कुछ, ठीक है, और उसको लाकर आप यहाँ पर इस वाली जगह पर बेचना चाह रहे हो, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ ग्रेविटी ज़्यादा थी, ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से आपने वेट ज़्यादा ले लिया उसका। अब वह वो आप कह रहे हो कि यहाँ पर आकर यहाँ आके देखा तो वेट तो कम है, तो ये थोड़ा-सा नुकसान हो जाता है। मतलब ये एक स्पेसिफिक चीज़ है जो आपको समझनी है। गोल्ड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि गोल्ड बहुत माइन्यूट सी उसकी वैल्यू हम मेज़र करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर 1 किलो कोई सामान लेकर आएँगे तो उसमें कोई डिफरेंस आ जाएगा ग्रेविटी में, ठीक है? तो माइन्यूट सी चीज़ में मतलब थोड़ा-सा मतलब बहुत कम अमाउंट में हम उसको मेज़र कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ जी आपकी डिक्रीज़ हो जाती है एज़ वी मूव फ्रॉम द मूव अबव द अर्थ सरफेस हायर अल्टीट्यूड पर। वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होती है एज वी गो बिलो द अर्थ सरफेस, जब हम अंदर जाते हैं अर्थ सरफेस के। मून रिवॉल्व्स करता है अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही सेम चीज जो हम पढ़ कर आ रहे हैं, बस यहाँ पर इसको क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने रखा हुआ है। यहाँ पर जो जी होता है आपका वो मास पर डिपेंड नहीं करता, तो इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि जी का फॉर्मूला हमने पहले ही लिख लिया था, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, जो अर्थ के मास के पे डिपेंड करता है और अर्थ की रेडियस पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसका स्क्वायर के। जैसे कि आपने पढ़ा होगा एग्जाम्पल में कि अगर कोई 2 ऑब्जेक्ट ले लें, चलिए यहाँ पर एलिफेंट और यहाँ पर रेट ले लेते हैं। इसको अगर आप सेम हाइट से ऊपर से फेंकें तो ये सेम टाइम पर नीचे आकर गिरेंगी। जो टाइम होता है यहाँ पर फॉल होने का वो इनके मास पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, मास पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन हाँ, हमें एक चीज़ रखनी होगी कि यहाँ पर वैक्यूम हमें क्रिएट करना होगा, यहाँ एयर का रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो उस केस में कितना भी भारी चीज़ और कितनी भी हल्की चीज़, इवन जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने अपना अम्ब्रेला और यहाँ पर एक फेदर, जो भी एक बर्ड होती है उसके फेदर को गिराया, तो वो सेम टाइम पर यहाँ पर आकर गिरा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर, ऑल्दो इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में भी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपथर्स्ट फोर्स ऑफ विस्कोसिटी उन पर डिपेंड करता है, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में, एक्सप्लेन इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास एंड वेट एंड फ्री फॉल, इन सबको आपको एक्सप्लेन करना है।
उनके डेफिनेशन को डिस्कस करिए, फॉर्मूला, डिफरेंस एंड व्हाटएवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप वही लिखेंगे जो मैंने आपको बताया है कि ग्रेविटी ये क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी जब वो फॉल कर रही हो फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन, उसको आप जी से डिनोट करते हैं। इस कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, मास, अर्थ, रेडियस, ये सब हो गया। इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, इसको नोट करिएगा। जी यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है जो डिपेंड करती है इसके डायरेक्शन पर, निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है अर्थ के एल्टीट्यूड पर, इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है डेप्थ पर अर्थ के, दोनों बात पहले ही पढ़ चुके हैं। स्लाइटली ग्रेटर होती है पोल्स पर और एट द इक्वेटर ऑफ द ड्यू टू अर्थ रोटेशन। एसआई यूनिट जी इज इक्वल टू मीटर, मतलब जी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास क्या होता है, मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो किसी बॉडी के अंदर कंटेंट होता है वो मास होता है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, मास का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, मास सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। किसी भी प्लानट पर जाओ आपका उतना ही मास होगा। हाँ, अगर आप प्लानट चेंज कर दो, जैसे आपका वेट 36 किलोग्राम है अर्थ पर, तो वेट की अगर मैं बात करूं तो हम चले जाते हैं मून पर, तो मून पर आपका वेट रह जाएगा 6 किलोग्राम, क्योंकि मून पर ग्रेविटी कितनी होती है, 1/6 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इट रिमेन्स, ये जो मास की बात मैं कर रही हूँ, मास आपका हमेशा हर जगह एक सा रहता है। मास को हम इनर्शिया से मेजर करते हैं, मोर द मास मोर द इनर्शिया। इनर्शिया आपको पता है जिद्दीपना होता है, रेजिस्टेंस टू चेंज इन द मोशन, जो जिस फेज में होती है उसी में रहना चाहती है, अपने मोशन को, अपनी चेंजेस को अपोज करना, उसको हम इनर्शिया कहते हैं। इसको किलोग्राम इसकी एसआई यूनिट होती है, और यहाँ पर मेजर करते हैं हम यूजिंग अ बीम बैलेंस। वेट आपका क्या है, वेट वो फोर्स है जो अर्थ अट्रैक्ट करता है एक बॉडी को टुवर्ड्स इट्स सेंटर, तो वेट हो जाएगा एम जी, मास से ग्रेविटेशन की मल्टीप्लाई करेंगे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। इसके क्या कैरेक्टर्स है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये डाउनवर्ड लगता है, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, चेंज हो जाता है, जैसे मैंने गोल्ड वाला एग्जांपल आपको दिया। यहाँ पर इसको न्यूटन से मेजर करते हैं, और ये स्प्रिंग बैलेंस में इसको मेजर किया जाता है, क्योंकि डाउनवर्ड लगता है इसलिए। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। डेफिनेशन अगर देखें तो ये अमाउंट है मैटर का, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ नेचर देखें, स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। इसकी एसआई यूनिट किलोग्राम है, जबकि हम वेट को किलोग्राम से करते हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत है, गलत है बिल्कुल। मास को किलोग्राम से मेजर करेंगे, वेट न्यूटन में होगा। वेरिएशन क्या है, ये कांस्टेंट रहता है, थ्रो मतलब हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कहीं भी चले जाओ, ये जी के साथ चेंज हो जाता है। इसकी मेजरिंग डिवाइस क्या है, बीम बैलेंस, और इसकी मेजरिंग डिवाइस क्या है, स्प्रिंग बैलेंस। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, जितने भी आपके जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उनकी कुछ फॉर्मूला, ताकि एक छोटी छोटी डेफिनेशन, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। ठीक है, आपको इस तरह से शॉर्ट नोट बनाने हैं अपने। जैसे यहाँ पर ग्रेविटी की बात करें, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या फॉर्मूला है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। मैंने यहाँ पर एम ई नहीं लिखा, आप चाहो तो लिख सकते हो। तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सलरेशन प्रोडक्ट इन द बॉडी व्हेन इट फॉल्स फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशन फोर्स अलोन। इसको जी से डिनोट करेंगे, वैल्यू कितनी होगी नियर द अर्थ सरफेस, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम इतनी ही रखते हैं, वैसे तो अर्थ हमारी इलिप्सॉइड है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, लेकिन हम इतना ही मान के चलते हैं थ्रू आउट द अर्थ। नेक्स्ट आते हैं मास पर। तो मास क्या है, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मैटर, किसी भी बॉडी के अंदर जितना कंटेंट होता है, ठीक है, उसकी सेल्स में जो फ्लूइड है, सारी सेल्स मिलके बॉडी बना दी, टोटल कंटेंट को हम उसका मास कहते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, वो बात कर चुके हैं, किलोग्राम में मेजर करेंगे, किलोग्राम गलत लिखा है। मास हो जाएगा यहाँ पर, ये आपने मास, अच्छा दो जगह मास दे दिए, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, इसको वेट को पढ़ लो, यहाँ पर वेट डब्ल्यू एम जी, ये सारी चीजें हो गई। अब ये आपने सेम चीज अभी हम ऊपर देख कर आए हैं, फ्री फॉल के बारे में हमने पढ़ा। अच्छा, फ्री फॉल में एक चीज समझ लेते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट फॉल करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ, तो वहां पर ग्रेविटेशन फोर्स अलोन, उसी अगर एयर रेजिस्टेंस को हटा दिया जाए तो, सो ओनली ग्रेविटी एक्ट करती है। यहाँ पर फ्री फॉल की ये जो इक्वेशन है, ये याद रखनी है आपको, जो हम मोशन के केस में भी पढ़ चुके हैं। बस वहां पर एच का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, एस और एच का, उन दोनों को हम यहाँ पर फ्री फॉल में एच लेते हैं इसकी जगह पर। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, वहां हम ए टी लेते हैं एक्सलेशन, यहाँ हम जी टी लेते हैं एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको हटा दो, मैं सही से लिख देती हूँ। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हम लेते हैं मोशन के केस में। यहाँ पर हम लेंगे h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, वही सेम चीज है। एक्सलेशन ड्यू टू ये फॉल ऑब्जेक्ट का, ये वही सेम रहेगा, और वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होती है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती है ड्यूरिंग फ्री फॉल।
अब फ्री फॉल होता क्या है एक्चुअल में, इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि फ्री फॉल आपका सिलेबस में है। तो फ्री फॉल जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपकी फॉल कर रही है टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के ही इन्फ्लुएंस की वजह से वो गिर रही है, अर्थ का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम उस मोशन को फ्री फॉल कहते हैं। ठीक है, ये जो ग्रेविटी है ये बॉडी पर एक्ट करती है। एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जितनी भी ऑब्जेक्ट फॉल करती हैं उनका सेम एक्सेलरेशन होता है रिगार्डलेस ऑफ मास, मास कुछ भी हो, अगर वैक्यूम वाली कंडीशन है, वहाँ कोई एयर का रेजिस्टेंस नहीं है, तो उस केस में सब पर सेम एक्सेलरेशन रहेगा, चाहे आप एलिफेंट को ऊपर से गिरा दो, चाहे आप चूहे को ऊपर से गिरा दो। सो वेलोसिटी इंक्रीज होती है यूनिफॉर्मली ड्यूरिंग द फ्री फॉल। अच्छा, किसी एनिमल को गिराना विराना नहीं है, ये कानून के खिलाफ है, हम सिर्फ इसलिए यहाँ पर आपको बता रहे हैं जस्ट एज एग्जाम्पल, क्योंकि थोड़ा सा समझ में आ जाता है। वरना आप बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, बड़ा सा पत्थर ले लो और एक छोटे सा फेदर ले लो, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो यहाँ पर। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या होनी चाहिए कि मास एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो हमें हमारे माँ बाप से मिलती है। ठीक है, इसका वो मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है इनहेरेंट प्रॉपर्टी, मतलब हमेशा एक सी रहती है। ठीक है, वेट इफेक्ट हो जाता है, जैसे इनहेरेंट प्रॉपर्टी एक ऐसे नहीं होता, हमने जब पढ़ा था, आपको जेनेटिक्स वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पर कहते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स हमें माँ बाप से मिलते हैं, वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी हैं, कुछ हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं तो वो वेट है। ऐसे यहाँ लिख कर मत आना कुछ भी, तो मास आपकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि मैटर आपका सेम रहता है। वेट आपकी इफेक्ट करती है ग्रेविटी ऑफ मास से। फ्री फॉल डिमॉन्स्ट्रेट करता है दैट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट होता है मास के। ये 3 पॉइंट तो ज़रूर याद होने चाहिए। आगे आते हैं, द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट बिकम्स क्लियरली विजिबल ऑन मून। मून पर क्लियरली विजिबल है, 1/6 होता है अर्थ का। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, अगर आप 36 किलो के हैं तो आप मून पर 6 किलो के रह जाएंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सप्लेन करता है व्हाई ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स अर्थ। इसकी मदद से हम जान पाते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पर क्यों फॉल करती है, क्योंकि अर्थ का सेंटर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसको आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हो। मास रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी, मैटर रिमेन हमेशा कांस्टेंट रहता है, जस्ट कंक्लूजन की तरह ये लिखा हुआ है। वेट यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स है जो एक्ट कर रहा है मास पे, ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वर्क। तो वर्क आपको पता है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी कॉज डिस्प्लेसमेंट। कोई ऑब्जेक्ट रखी है यहाँ पर टेबल पर, देखो इतनी अच्छी सी टेबल बनने वाली है, ये टेबल पर रखी है बुक, और इस टेबल में आपने बुक को थोड़ा सा मूव किया, तो आप जो फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स तो आप पहले ही पढ़ के आ गए, पुश और पुल, लेकिन फोर्स लगाने से बुक में थोड़ा बहुत तो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, थोड़ा तो उसने जगह चेंज करी होगी या जगह चेंज करने वाली होगी। ठीक है, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो इसी को आप वर्क कहते हैं। वर्क का मतलब है कि जब आप वो वाला फोर्स लगा रहे हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज करे, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो उसमें, या डिस्प्लेसमेंट करने वाली हो, उसको भी हम वर्क कहते हैं। तो इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, उसको आपने वर्क कहा। साइंटिफिकली वर्क क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो आपने फोर्स और जो इतना उसने डिस्प्लेस किया उसको आप प्रोडक्ट कर दें, उसका मल्टीप्लाई कर दें, तो वो वर्क हो जाएगा। इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, कोई अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ मीन्स कोई वर्क ही नहीं हुआ। जैसे एक एग्जाम्पल बताती हूँ, आप लेकर जा रहे हो, अ, ठीक है मैं आपको बताती हूँ, आपने अपने ये आप हो, ठीक है, और आप अभी 9th क्लास में और 10th में, अरे टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये आपने एक स्कूल, अरे इतना प्यारा सा गुड्डा बनाया था मैंने, ठीक है, तो ये बन गए हो आप, नहीं कोई भी बच्चा है यहाँ पर, और इसने स्कूल बैग टांगा हुआ है पीछे, ठीक है, ये बहुत सारा स्कूल बैग का सामान लेकर जा रहा है, लेकिन अब मुझे बताओ इसने बहुत दूर 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 तक ये चला गया, अब आप बताओ मुझे, इसने वर्क तो किया होगा ना कुछ आपको लग रहा होगा। हमें बताना है ये जो बैग इसने लिया हुआ है विद रेस्पेक्ट टू इसकी बॉडी, इसने कितना वर्क किया, बैग का विद रेस्पेक्ट टू बॉडी कितना वर्क किया, जीरो। क्यों? क्योंकि बैग जो उसने टांगा हुआ है अपने कंधे पर, उसका और उसकी बॉडी के बीच में कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, ठीक है, जगह ही नहीं बदली गई, वो बच्चा कुछ भी कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बदला, तो वर्क जीरो। तो जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर कुछ देखेंगे इस तरीके से, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, तो वहां पर वर्क जीरो होता है। वर्क करने के लिए जगह का बदलना जरूरी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का अपनी जगह से बदलना जरूरी है, समझ लेते हैं। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट जूल होती है। 1 जूल ऑफ वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी 1 मीटर। 1 जूल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डब्ल्यू 1 जूल मानेंगे, फोर्स 1 न्यूटन और डिस्टेंस यहाँ पर 1 मीटर। अगर आपने 1 जूल कब कहेंगे, जब आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया हो 1 मीटर के डिस्टेंस को बदलने के लिए। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक एंगल से यहाँ पर डिपेंड होते हैं, दैट इज थीटा, तो इसको हम कंप्लीटली कहते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा। और आपको अगर इनकी वैल्यूज याद हो कि कोस 90 की वैल्यू
और कोस 0 की वैल्यू, कोस 90 होता है 1 और कोस 0 होता है आपका कोस 90 की वैल्यू 1 होती है, यस, और कोस 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, ऐसा कुछ है, याद करना इनको एक बार जाकर। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। वर्क आपका पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है क्योंकि एंगल की वजह से उसकी वैल्यू बदल जाती है। नो वर्क इज डन इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो पुशिंग अ वॉल। अगर आप एक वॉल को बहुत ही आपने फोर्स लगाया, आप पुश कर रहे हो, नहीं हो पा रही, वो जगह से नहीं हिल पा रही, तो आपने कुछ काम ही नहीं किया। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। वर्क तो हमने समझ लिया कि फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, वर्क हो गया। लेकिन जितनी आपने एनर्जी लगाई है उस वर्क को करने में, उसको आप जित जो आपकी कैपेसिटी से आपने वो वर्क किया है उसको आप एनर्जी कहते हो। एक बॉडी पोजेसिंग एनर्जी कैन परफॉर्म वर्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो पता है आपको बॉडी में एनर्जी है तो काम कर सकती है। एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म, जैसे कि मैकेनिकल, हीट, लाइट, ये हमने एनर्जी वाले चैप्टर में किया है ऑलरेडी। जैसे कि वर्क है तो एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको भी कोई मतलब नहीं है डायरेक्शन से, इसको बस मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी जूल होती है। एनर्जी के लॉज आप पहले ही पढ़ चुके हो कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, ये सब याद रखना है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। अब एनर्जी आपकी ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफॉर्मेबल है, ठीक है, ट्रांसफर भी होती है, ट्रांसफॉर्म भी होती है, दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जैसे मैं मैकेनिकल एनर्जी की बात करूं तो मैकेनिकल एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मिलकर बनती है। एनर्जी इनेबल्स मोशन होता है एनर्जी की वजह से, ग्रोथ होती है एनर्जी की वजह से, फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं। नेक्स्ट आते हैं पावर पर। पावर क्या है? रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर। किस रेट से आप काम कर रहे हो, आपका जो वर्क है वो, आपको मैंने बताया था ना, जब भी रेट आ जाती है, रेट तो हम डिवाइड टाइम से कर देते हैं, तो किस रेट से आप वर्क कर रहे हो उसको आप पावर कहते हो, ठीक है। तो इट इंडिकेट्स हाउ फास्ट और स्लो वर्क इज परफॉर्म, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो कम टाइम लगेगा आप फास्ट कर रहे हो, ज्यादा टाइम लगेगा आप स्लो कर रहे हो। दो पर्सन मे बी डू द सेम वर्क, सेम अमाउंट ऑफ वर्क, बट वन हु डज इन लेस टाइम मोर पावरफुल। तो पावर बताती है आपको टाइम के रिस्पेक्ट में कि अगर आपने कम टाइम में काम किया है तो ज़्यादा पावरफुल है, आपने ज़्यादा टाइम लिया है तो आप लेस पावरफुल है। पावर भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, कोई मतलब नहीं है डायरेक्शन से, सिर्फ वर्क का टाइम के साथ में हमें देखना है। वॉट इसकी यूनिट होती है, WATT वॉट। एक वॉट होता है यहाँ पर डूइंग 1 जूल ऑफ वर्क पर सेकेंड। यहाँ पर टी आपका टाइम जो होता है सेकेंड होता है, क्योंकि एम के सिस्टम में, SI सिस्टम में हम टाइम को सेकेंड लेते हैं, और ये किलोग्राम होता है, ये मीटर होता है। ठीक है, कमर्शियल यूनिट देखें तो किलो, क्योंकि किलो वॉट ही लेंगे ना, कमर्शियल बहुत ज़्यादा होता है, छोटी छोटी चीज़ें तो करते नहीं है, तो किलो वॉट यहाँ पर लिया जाता है। तो 1 किलो वॉट की वैल्यू होती है किलो वॉट आवर की, अगर देखें आवर के हिसाब से 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। वर्क डन बाय फोर्स देख लिया, एफ एस कोस थीटा। वर्क पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। वर्क का मतलब है वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स कोज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी टू डू वर्क। यहाँ पर हीट, लाइट, इलेक्ट्रिकल, न्यूक्लियर सब एनर्जी की ही फॉर्म है। एसआई यूनिट जूल होती है, ट्रांसफरेबल होती है, इसकी मदद से मोशन होता है, ग्रोथ होती है, अदर अदर प्रोसेस होते हैं। पावर क्या होती है आपकी? पावर डब्ल्यू अपॉन टी, यहाँ पर गलत दिया है, इसको कर लेते हैं डब्ल्यू अपॉन टी, ठीक है। और इसकी यूनिट आपने देख ली वॉट होती है, किलो वॉट आवर की देखें तो 3.6 10⁻6 जूल। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी आपकी जो भी ये डिपेंड करती है हाइट या कॉन्फ़िगरेशन पर। एंड उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन हम कर दें। तो ये सब आपका काइनेटिक एनर्जी के बारे में दिया हुआ है। आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या है? जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट में, मूवमेंट होता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर पानी लिया, पानी में, सॉरी, पानी में पानी नहीं है, फ्लास्क में पानी है, इसको मैंने बॉयल किया और बॉयल करके इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरीके से आगे जाने लगे, तो इनमें जो मूवमेंट हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो मूवमेंट हमेशा काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। सो एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, वेदर अ कार, फ्लोइंग वाटर, विंड, हैज काइनेटिक एनर्जी। ये मास पे डिपेंड करती है और वेलोसिटी पे, इसीलिए फॉर्मूला क्या है? 1/2 mv²। वी वेलोसिटी, मास तो आपको पता है। फास्टर एन ऑब्जेक्ट मूव्स द ग्रेटर इज मास। जितना फास्ट ऑब्जेक्ट मूव करेगी ज्यादा मास होगा, ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी। तो किस पर डिपेंड करती है? मास एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। यूनिट क्या है? जूल है, हमेशा पॉजिटिव होगी। रैपिडली इंक्रीज करती है, इंक्रीज इन वेलोसिटी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जो भी कोई बॉडी
वो एनर्जी पसेस करती है अपनी पोजीशन के हिसाब से, उसकी कैपेसिटी भी एक तरीके से देख सकते हैं हम, और उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसको आप पोटेंशियल एनर्जी कहोगे। जैसे आपके अंदर कितना पोटेंशियल एग्ज़ाम को क्रैक करने का, दैट इज़ योर पोटेंशियल एनर्जी। स्ट्रेच आपने स्प्रिंग को किया, ये स्प्रिंग था, आपने इसको स्ट्रेच किया और इसको रेज़ किया यहाँ पर, और अ रेज़ ऑब्जेक्ट हैज़ अ पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पी ई इज इक्वल टू एम जी एच, ये हाइट पे डिपेंड कर रही है। मास ग्रेविटी हाइट पर डिपेंड करती है, यूनिट वही जूल है। स्टोर्ड होती है एनर्जी की फॉर्म में, जैसे कैन कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कंजर्व हो जा, आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है हमेशा। अगर आपने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया है तो उसमें हमेशा कांस्टेंट रहती है। जैसे कि एक बॉल है, उसको आपने ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ग्रेजुअली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर थी 1/2 एम वी स्क्वायर, और वो ऊपर जाकर एम जी एच में कन्वर्ट हो गई। एट द हाइएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो, जब बिल्कुल ऊपर पहुंच जाती है यहाँ पर, तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, क्योंकि चेंज हो गई ना, उसमें तब्दील हो गई है। जब फॉलिंग होती है उसकी, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी फिर से कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि फिर से मूवमेंट हो रहा है, फिर से ऑब्जेक्ट नीचे आ रही है। बट टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ये कंप्लीट होता है फिफ्थ चैप्टर। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपका स्टार्ट करेंगे, दैट इज फ्लोटिंग